इतिहास की किताबों में अक्सर कुछ सदियों पुरानी लड़ाइयों का जिक्र होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे टर्निंग पॉइंट का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने आने वाली कई सदियों का रास्ता कंप्लीटली तय कर दिया। चलिए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी भयंकर लड़ाई को समझते हैं जिसने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि भारत में एक नए दौर की परमानेंट नींव रख दी। ये कहानी है चंदावर की। तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद भारत का इतिहास बदलने वाला था। ये लाइंस सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये उस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई थी। सोचकर देखिए, तराइन के बाद भी उत्तर भारत पूरी तरह हारा नहीं था। एक बहुत बड़ा रोड़ा अभी भी रास्ते में था। कन्नौज का शक्तिशाली राज्य, जो किसी विशाल पहाड़ की तरह आक्रमणकारियों के सामने सीना ताने खड़ा था। तो चलिए एग्जैक्टली इस टाइमलाइन में चलते हैं। साल था 1194। यमुना नदी के किनारे इटावा के पास चंदावर नाम की जगह। यहाँ दो बेहद विशाल सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई। ये कोई छोटी मोटी झड़प बिल्कुल नहीं थी। ये दो अलग अलग दुनियाओं का भयंकर टकराव था। एक ऐसी तारीख जो भारत के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींचने वाली थी जिसे आने वाली कई पीढ़ियां नहीं मिटा सकती थी। क्लैश ऑफ टाइटन्स कुछ इस तरह का था। एक तरफ था घौर से आया मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसकी नज़रें पूरे नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने पर टिकी थीं, और दूसरी तरफ थे गहदवाला वंश के महारथी राजा जयचंद। जयचंद कोई आम शासक नहीं थे। कन्नौज उस वक्त एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र था और उनकी सेना पूरे भारत में मशहूर थी। दोनों ही सुरमा थे और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस संघर्ष की जड़ें कहाँ थी? आइए इस बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। युद्ध के कारण बिल्कुल क्लियर थे। घौरी का आखिरी लक्ष्य था पूरे नॉर्थ इंडिया को अपने कंट्रोल में लेना। दिल्ली ऑलरेडी उसके हाथ आ चुकी थी, तो अब कन्नौज ही आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन इस सब में सबसे ट्रैजिक बात क्या थी? आपसी फूट। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की गहरी राजनीतिक दुश्मनी ने राजपूत यूनिटी को अंदर से खोखला कर दिया था। और सच कहूं तो इस लैक ऑफ यूनिटी ने एक ऐसी परफेक्ट ओपनिंग दे दी जिसका घौरी ने पूरा फायदा उठाया। और फिर शुरू होता है युद्ध का वो भयंकर मंजर। चंदावर के मैदान में दोनों सेनाएं पूरी ताकत से टकराती हैं। शुरुआत में सीन बिल्कुल अलग था। राजा जयचंद की मैसिव आर्मी और उनके भारी भरकम वॉर एलिफेंट्स पूरी रफ्तार से आगे बढ़े। दबाव इतना ज्यादा था कि घौरी की फास्ट कैवलरी को लिटरली पीछे हटना पड़ गया। पलड़ा पूरी तरह जयचंद के पक्ष में था और लग रहा था कि घौरी की हार तय है। लेकिन युद्ध में मोमेंटम बड़ी जल्दी पलटता है। अचानक हवा को चीरता हुआ एक फेटल तीर सीधा आकर राजा जयचंद की आंख में लगता है। एक सिंगल तीर, और उसने पूरे युद्ध की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिटेल पर गौर करते हैं। ये जंगी हाथी यानी वॉर एलिफेंट्स, ये हाथी देखने में इतने डरावने और शक्तिशाली होते थे कि आधी सेना तो इनको देखकर ही घबरा जाए। पर इनकी एक बहुत फेटल वीकनेस थी। जब इन पर तीरों की बारिश होती थी तो ये बुरी तरह पैनिक में आ जाते थे। और घबराहट में एक पागल हाथी ये नहीं देखता कि वो दुश्मन को कुचल रहा है या अपने ही दोस्तों को। ये कंप्लीटली एक डबल एज्ड स्वॉर्ड थी। जैसे ही वो तीर लगा और राजा जयचंद अपने हाथी से नीचे गिरे, मैदान में अचानक सन्नाटा और फिर एक भयंकर भगदड़ मच गई। वो जायंट आर्मी जो जस्ट कुछ सेकंड्स पहले जीतने ही वाली थी, अपने राजा के गिरते ही कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। हाथी, सैनिक सब घबराहट में एक दूसरे को कुचलने लगे। ये एक ऐसी अफरा-तफरी थी जहां एक सेना दुश्मन से ज्यादा अपने ही आतंक से हार गई। तो आखिर इतनी बड़ी और पावरफुल सेना इतनी जल्दी बिखर कैसे गई? आइए इस हार का थोड़ा स्ट्रिक्टली टैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। अगर दोनों साइड की वॉर स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखें तो डिफरेंस क्लियरली समझ आता है। एक तरफ घौरी की स्ट्रैटेजी थी मोबाइल कैवलरी और प्रिसिजन आर्चरी, यानी बहुत फास्ट मूव करो और पिन पॉइंट अटैक्स करो। दूसरी तरफ जयचंद की आर्मी भारी हाथियों पर ओवर अलाइंड थी और एक ही सेंट्रल लीडर पर पूरी तरह निर्भर थी। ये क्लैश सिर्फ सेनाओं का नहीं था, ये एजिलिटी और स्थिरता का टकराव था, जहां तेज रफ्तार और लचीलापन जीत गया। घौरी की जीत के रीजंस बिल्कुल शार्प थे। उसके फास्ट टर्किश कैवलरी ने राजपूतों के हेवी एलिफेंट्स को आसानी से आउट मनूवर कर दिया, उन्हें चकमा दे दिया। फिर उसके आर्चर्स ने एक सिस्टमैटिक तरीके से दूर से ही एनिमी के की लीडर्स को टारगेट किया।
उनका मेन गोल सिर्फ सैनिकों को मारना नहीं था, उन्होंने सिस्टमैटिकली सेना का मुराल तोड़ने का काम किया। और जयचंद को लगा वो तीर इस प्रिसिजन स्ट्रैटेजी का ही नतीजा था। वहीं अगर जयचंद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा फेलियर था यूनिटी का ना होना। राजपूत एक होकर इस खतरे से नहीं लड़े। उसके बाद वही पैनिक्ड वॉर एलिफेंट्स जिन्होंने अपने ही लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे फेटल फ्लॉ एक बैकअप कमांडर का ना होना। राजा के गिरते ही किसी ने चार्ज नहीं लिया और पूरी सेना बिना लीडर के ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इस एक दिन ने, इस एक सिंगल टैक्टिकल डिफीट ने पूरे सबकॉन्टिनेंट के आने वाले इतिहास की तस्वीर बदल कर रख दी। चंदावर के बाद एक मैसिव डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ। घौरी ने ये बैटल जीत ली और कन्नौज का पावरफुल बैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस एक जीत ने आक्रमणकारियों के लिए सीधे बनारस और बिहार तक के रास्ते बिल्कुल खोल दिए। अब कोई बड़ी यूनाइटेड फोर्स रास्ते में नहीं बची थी। और सबसे बड़ी बात, इसी सफलता ने भारत में सुल्तानत की फाउंडेशन को परमानेंटली सीमेंट कर दिया। एक नया दौर बिल्कुल शुरू हो चुका था। अब आखिर में सोचने वाली बात यह है, कैसे सिर्फ एक युद्ध में, एक अकेले राजा के गिरने से एक नए साम्राज्य की ऐसी परमानेंट नींव रखी जा सकती है। एक अकेला तीर कैसे सदियों के इतिहास को इतनी आसानी से तय कर सकता है। ये हमें बताता है कि इतिहास के धागे सच में कितने नाजुक होते हैं और आपसी फूट आखिर में कितनी भारी पड़ सकती है। इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हम इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।